नमस्कार, मेरा नाम है सुजाता पामेगम। आज के इस वीडियो में हम करेंगे प्रिंसली स्टेट्स, रियासतों के राज्य। रियासतों के राज्य क्या होते थे, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रियासतों के राज्य। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। प्रिंसली स्टेट, रियासतों के राज्य। रियासतों के राज्य, रियासतों के राज्य क्या होता था? रियासतों के राज्य मतलब है जो छोटे छोटे टुकड़ों में उस पार्टिकुलर एरिया में एक राजा शासन करते थे, जो ब्रिटिश शासन के अंदर नहीं आते थे, क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिश राज यानी ब्रिटिश के शासन चलते थे। रियासतों के राजा, भारत में 560 रियासतों के राज्य हुआ करते थे। The paramountcy relation between the British authority and the princely state evolved with time and into various broad stages. Policy of relative isolationism before 1740. Policy of relative princely state. Princely state. रियासतों की राज्य। पॉलिसी ऑफ रिलेटिव आइसोलेशनिज्म 1740। पोजीशन ऑफ सब ओरिएंटेशंस 1740 to 1765। पॉलिसी ऑफ रिंग फ्रांस 1765 to 1830। विथ सब्सिडियरी अलायंस। पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन 1813 to 1857। with doctrines of lapse and policy of subordinate union 1857 to 1935। अब देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स विद इंडिया। इंटीग्रेशन प्रिंसली ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स विद इंडिया। With India, integration of the princely state with India. The Indian Independence Act 1947. The Indian Independence Act 1947. Indian Independence Act 1947 gave princely state an option to accede to the newly born domination India or Pakistan, or continue as an independent sovereign state. Indian Independence Act 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने रियासतों को नवजात प्रभुत्व भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या एक स्वतंत्र प्रभुत्व राज्य के रूप में बने रहने का विकल्प दिया। उस समय रियासतें पूर्व स्वतंत्र भारत के 48% क्षेत्र को कवर करती थी और इसकी आबादी का 28% हिस्सा थी। ये राज्य कानूनी रूप से ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वास्तव में वे पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे। अंग्रेजों के लिए ये राज्य भारत में अन्य उपनिवेशिक शक्तियों और राष्ट्रवादी प्रकृतियों के उदय को रोकने के लिए आवश्यक सहयोगी थे। तदनुसार राज्यों को उनके क्षेत्र पर स्वायत्तता दी गई, लेकिन अंग्रेजों ने अपने लिए मंत्रियों की नियुक्ति और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य सहायता प्राप्त करने के अधिकार हासिल कर लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इंडिया's first deputy prime minister। सरदार वल्लभ भाई पटेल
फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर and the Home Minister. Sardar Vallabhbhai Patel, first Deputy Prime Minister of India and Home Minister. Deputy Prime Minister and Home Minister of India, Sardar Vallabhbhai Patel. With the assistance of B.P. Menon, Secretary of the Ministry of State, B.P. Menon, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री B.P. मेनन, राज्य मंत्रालय की सचिव B.P. मेनन की सहायता से रियासतों को एकीकृत करने का कठिन कार्य सौंपा गया। वे अधिकांश राज्य को संघ में एकीकृत करने में सफल रहे। बीकानेर, बड़ौदा और राजस्थान के कुछ अन्य राज्य संघ में शामिल होने वाले पहले राज्य थे। कई अन्य राज्य भी थे जो भारत में शामिल न होने के लिए, उनमें से कुछ ने स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए ये सबसे अच्छा समय मानता था, जबकि कुछ ऐसे भी थे जो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे। इनमें से कुछ राज्य समस्याएं खड़ी करते थे। वे थे स्वतंत्रता से पहले जोधपुर, भोपाल और श्रावणकड़, और स्वतंत्रता के बाद जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। विलय पत्र के माध्यम से जोधपुर, भोपाल और श्रावणकड़ के साथ साथ कश्मीर भी भारत का हिस्सा बन गया। जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को भारत में शामिल कर दिया। सैन्य शक्ति के माध्यम से हैदराबाद को भारत में शामिल कर दिया गया। तो चलिए थोड़ा कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। स्वतंत्रता के समय कश्मीर ना तो भारत का हिस्सा था, स्वतंत्रता के समय कश्मीर ना तो भारत का हिस्सा था और ना ही पाकिस्तान का हिस्सा स्वतंत्रता के समय। 22 अक्टूबर 1947, 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान समर्थनों के एक वर्ग ने कश्मीर पर हमला किया। तो कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह, That time Kashmir king was Hari Singh. कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत सरकार को मदद के लिए अनुरोध किया। 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर में 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद भारतीय सेना को मदद के लिए भेजा गया। अंततः भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ 31 दिसंबर 1948 में। भारत ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाया। परिणाम स्वरूप 1951 में संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान से अपनी सेना हटाने को कहा और भारत से उस क्षेत्र में जनमत संग्रह कराने को कहा। हालांकि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र से अपनी सेना नहीं हटाई और आज तक ये दोनों देशों के बीच विवाद का विषय है। अब देखते हैं प्रशासनिक नीति। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, प्रशासनिक नीति। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, प्रशासनिक नीति 1857 से पहले ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से
समय समय पर बनाए गए विभिन्न अधिनियमों। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। पिच इंडिया एक्ट 1784, पिच इंडिया एक्ट 1784। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से समय समय पर बने गए विभिन्न अधिनियम है। पहला रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिच इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 and Charter Act 1853, Charter Act 1853 के माध्यम से भारत पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण रखते थे। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता का हस्तांतरण सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन ब्रिटिश सरकार को हुआ। महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की महारानी थी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश सेक्टरों की प्रभुत्व भी बन गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के माध्यम से भारत का महारानी की उपाधि के साथ भारत ब्रिटिश के सेक्टर की प्रभुत्व बन गए थे। 1858 से 1947 तक विभिन्न अधिनियम बनाए गए जिन्होंने ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक नीति निर्धारित की। 1861 का इंडियन काउंसिल अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। 1909 का मिंटो मोर्ले सुधार। 1909 का मॉन्टेगो सेम्सफोर्ड रिफॉर्म, सुधार। 1935 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब देखते हैं फाइनेंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। फाइनेंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। फाइनेंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, वित्त और आर्थिक नीति। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का 3 व्यापक चरणों में अत्यधिक शोषण किया। वो 3 व्यापक चरण हैं। व्यापारिक पूंजी का 1757 से 1813, औद्योगिक पूंजी काल 1813 से 1858। वो 3 व्यापक चरण हैं 1757 से 13 व्यापारिक पूंजी काल एंड 1813 से 1858 और 1860 के बाद मर्चेंट कैपिटल पीरियड। कैपिटल 1857 से 1813 मर्चेंट कैपिटल पीरियड और इंडस्ट्रियल कैपिटल
कैपिटल। 1813 से 1858 में इंडस्ट्रियल, 1858 तक इंडस्ट्रियल कैपिटल और ऑनवर्ड 1860 ऑनवर्ड, 1860 के बाद ऑनवर्ड फाइनेंस कैपिटल, फाइनेंस कैपिटल। ये वो 3 व्यापक चरण है। 1858 के बाद आर्थिक शोषण का तीसरा चरण शुरू हुआ, जो वित्तीय पूंजीवाद का दौर था। वित्तीय पूंजीवाद का दौर था। इस चरण में निर्यात आयात, फर्मों में विनिमय, बैंकों, रेलवे, डाक और टेलीग्राफ आदि की शुरुआत के माध्यम से वित्तीय साम्राज्यवाद देखा गया। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत को निर्माताओं के बाजार और कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बना दिया। इन सभी का नतीजा यानी रिजल्ट, अंत में इसका नतीजा कैसा होता है हम अब देखेंगे। अब देखिए नतीजे। ओके, रिजल्ट। दादाभाई नौरोजी 1867 में दादाभाई नौरोजी अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखा? ये पुस्तक लिखा गया था दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में भारतीय अर्थव्यवस्था के उपनिवेशवाद, भारतीय अर्थव्यवस्था के उपनिवेशिक शोषण का वर्णन करने के लिए ड्रेन ऑफ वेल्थ शब्द लिखा गया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में दादाभाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ शब्द पहले वाले ड्रेन ऑफ वेल्थ शब्द लिखा गया था। ये पुस्तक 1867 में लिखा गया था। और सी आर दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया सी आर दत्त द्वारा लिखा गया था 1901 में सी आर दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा था। ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसका अर्थ है भारत के राष्ट्रीय उत्पाद के एक हिस्से को बिना किसी लाभ के इंग्लैंड ले जाना। और सी आर दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 में सी आर दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी औपनिवेशिक शोषण के दृष्टिकोण को, आर्थिक साम्राज्यवाद ने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया और ये विभिन्न क्षेत्र, कारीगर समुदायों, विनिर्माण, औद्योगिक, व्यापारिक और वाणिज्यिक समुदायों, कृषि समुदायों और जनजाति समुदायों पर स्पष्ट रूप से। इसके साथ आज के वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।